सबसे पहले तो मैं कवि राजा सुभाष सिंह उसके धन्यवाद के साथ उनके उत्तर देना चाहूँगा। एक शेर के द्वारा फलक में खानी है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक में खानी है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। ये था सुभाष चंद्र बोस का जीवन चरित्र। और इसी बात पर सुभाष जी ने जो बात कही उसके लिए धन्यवाद भी उनको देना था। सबसे पहले मैं मंच के प्रति नमन करूँगा और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रति सम्मान ज्ञापित करूँगा जिन्होंने मुझे आज याद किया। हम जो नेताजी की बात कर रहे हैं उनके लिए भारत सरकार ने घोषित किया पराक्रम दिवस, और मेरा नम्र निवेदन है इसे माना जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माना जाए। और वो इसलिए कि इतिहास जिन्होंने जरा भी पढ़ा है सौभाग्य से अब मेरे बाल सखा कुलदीप सिंह भी मौजूद हैं, जिसमें मेरा परिचय या मित्रता आधी शताब्दी से ज़्यादा पुराना है। तो उन्होंने भी लाठी जी हुक्मचंद जी लाठी के साथ पढ़ा है इतिहास। याद है कुलदीप सिंह? तब से लेकर कॉलेज में ही पढ़ा है इन्होंने। तो इन्हें पता है कि जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी दो गुट बने थे। इंग्लैंड का था मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, रूस। इधर था हिटलर का जर्मनी, जापान और इटली, यानी हिटलर, मुसोलिनी, तोजो। तीसरा सुभाष चंद्र बोस ने अपना बनाया आज़ाद फौज। और आज़ाद फौज जब मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे भी बात आई कि पूर्व सैनिकों ने बगावत की अंग्रेजों से, उनके लीडर से कैप्टन मोहन सिंह ने अंग्रेजों से बगावत करके अपने अधीन पूरी रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरह दिया, रास बिहारी बोस के अधीन किया। रास बिहारी बोस को बने आज़ादी फौज, और उन्होंने उसको बाद में समर्पित कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने कहा मैं वृद्ध हो गया हूँ, तुम संभालो। दोनों बंगाली थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने ग्रहण किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद फौज को केवल ग्रहण नहीं किया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, बर्मा और भारतीय सीमाएँ, ये जो क्षेत्र था, इस सब में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध मोर्चा खोला। और एक फोटो सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने मुक्का ताने हुए घोषणा की थी कि मैं आज़ाद फौज का प्रधान सेनापति और आज़ाद हिंद भारतीय सरकार का राष्ट्रपति इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूँ। और उनका ये फोटो बंगाल के हर घर की दीवारों पर चिपका दिया गया था। समाचार पत्रों में जब आया तो उसको बंगाल के हर घर की दीवारों में लगा दिया गया था, और प्रातः स्मरणीय मान के उनकी पूजा की जाती थी। आचार्य श्री कृष्ण सहल का नाम आपने सुना है, जो उदयपुर के पास एक डबोक है, वहाँ बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने नेताजी के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, और उन्होंने उसके दुर्लभ चित्रों के बाद दिखाए थे, जब चित्र प्रकाशित हुआ था। और नेताजी ने उस वक्त एशिया के पूरे भाग को इंग्लैंड, अमेरिका के विरुद्ध जागृत कर दिया था। तो वो एक मोर्चा था, तीसरा मोर्चा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाना चाहिए। और उससे बढ़कर बात ये थी कि हिटलर, मुसोलिनी और तोजो, उनके नाम पर आज पत्थर मारे जाते हैं। उनके जो बचे कुछ सैनिक थे उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जाते हैं। और जापान के जब नए शासक बने, पुराने शासक की मृत्यु हुई हिरोहितो की, तो उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय युद्धापराधी घोषित किया गया। चर्चिल को युद्ध जीतने के बाद भी चुनाव में हरा दिया गया, और उसे कहा गया युद्ध नो लुक, वार मंगर चर्चिल, गो आउट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन नेताजी के लिए आज भी हमारे छोटे भाई सुभाष जी कविता गा रहे हैं कि हमें सुभाष चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं हमें सुभाष चाहिए, जबकि वो दोनों जो गुट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उन गुटों को नफरत से देखा जाता है।
तो हमारा सुभाष आज भी जीवित है। एक इतिहासकार रुद्रांशी मुखर्जी, उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी सुभाष नेहरू पैरेलल लीडर्स। उसमें उन्होंने ये लिखा कि भारत की स्वाधीनता हुई थी तब ये लोगों को लगा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस आ जाते तो आज ये प्रथम प्रधानमंत्री पद उनको ही सौंपा जाता। सुभाष चंद्र बोस सभी को पता है, पढ़े बंगाल में प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने पूरे कॉलेज में दूसरा स्थान, विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया ग्रेजुएशन में। इंग्लैंड गए ICS करने, वहाँ दुनिया पर राज करने वाले इंग्लैंड के यहाँ पर उन्होंने ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया। पढ़कर आए पर नौकरी नहीं करी क्योंकि ब्रिटेन के विरुद्ध उनको मोर्चा लेना था। कांग्रेस ज्वाइन की, सभी को पता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बने 1937 में। 1938 में गांधी के विरोध के बाद कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई जो कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेगी। उसके बाद भी उनको लगा कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना विरोध मुखर किया। अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला। 1941 में जेल से निकलकर उन्होंने गुप्त रूप से भारत से पलायन किया और 1941 में चले गए जर्मनी। नेताजी की भतीजी ने एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा। उसमें उन्होंने एक बात लिखी, 29 जनवरी 1941 तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सम्मुख पहुँचे। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन के अंत में लिखा था कि अगर इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर देता है तो मैं उसका सर्वाधिक विरोध करूँगा क्योंकि भारतीय आज़ादी के लायक है ही नहीं और भारतीय आज़ादी से विश्व का जियो पॉलिटिकल मानचित्र बिगड़ जाएगा। नेताजी ने उस हिटलर से, जिसको विश्व का सबसे क्रूर व्यक्ति माना जाता था और उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि रक्त लोलुप नरपिशाच, उस हिटलर के सामने नेताजी ने एक बात कही कि आपने भारतीयों इतना बड़ा अपमान कैसे किया, जबकि भारत के स्वास्तिक पवित्र चिन्ह को आपने अपने झंडे में स्थान दिया है। आप अपने आप को आर्य कहते हैं, तो भारत का अपना अपमान कैसे किया? हिटलर उनको उत्तर दे नहीं पाया। हिटलर ने कहा कि मैं उसका उत्तर ये दूंगा कि आपको मैं भारत की आज़ादी की पूरा समर्थन करूँगा। और उसके बाद हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज को ट्रेनिंग दिलवाई जर्मनी में। जर्मन सेना से उन्होंने आज़ाद फौज को दिलवाई ट्रेनिंग और एक चित्र जो श्री आचार्य कृष्ण सरल ने दिखाया था, उसमें नेताजी और हिटलर दोनों दूरबीन से देख रहे हैं आज़ाद फौज की मार्च पास्ट। हिटलर उनकी सेना की प्रदर्शनी से या सेना की प्रस्तुति इतना घबरा गया था, तो नेताजी आप चले जाओ जर्मनी से अपनी सेना को लेकर, ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजों को तो बाद में हराओ, मेरे जर्मनी में पहले कब्जा कर लो। तो उस हिटलर को आतंकित करने वाले नेताजी को हम केवल भारत की सीमा में कैसे कैद कर सकते हैं? तो उन्होंने विश्व के मानचित्र पर अपना चेहरा सर्वाधिक मुखर कर दिया था। तो वो विश्व के प्रकट सूर्य थे, उत्कट सूर्य थे, उनकी आभा आज तक मलिन नहीं हुई और इसलिए आज तक उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक और पूरा भारतीय मानने को तैयार ही नहीं है कि अगस्त 1945 में एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और जब भारतीय गृह मंत्री थे और जिनका मृत्यु हुई है, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक बात कही थी कि हम नेताजी के अस्थियों को मंगा रहे हैं, तो उनका विरोध किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थे सांसद पुनर्वसु सेन गुप्त, उनका नेताजी मरे नहीं हैं, उनकी अस्थियाँ कहाँ से लाओगे? तो आज तक इस बात को मान रहा है कि उस नेता मरे ही नहीं और कई रिसर्च हो रही है। उनकी फाइलें गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार की फाइलें प्रकाशित कर रही है ये पता लगाने के नेताजी क्या हुआ। और मैं भी इतिहास का तुच्छ विद्यार्थी हूँ, मेरे को पढ़ने में आया नेताजी की बैंक थी, उनकी शाखाएँ थी मलेशिया में, सिंगापुर में। उन शाखाओं में नेताजी के 35 लाख रुपए जमा थे।
तो मैंने कानून निकाला पढ़कर, अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने जिसकी संपत्ति जहाँ से ली है उसको वापस करेंगे। तो मैंने भारत सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को पत्र लिखा था कि आप नेताजी की आज़ाद फौज की बैंक की उस संपत्ति को वापस लाओ। तो जॉर्ज फर्नांडिस के सेक्रेटरी का पत्र भी आ गया था कि वो फाइल मिल चुकी है, आपको देखने दिल्ली आ जाए। दुर्भाग्य रहा मेरे परिवार में श्रीमती सक्सेना की बीमारी और उनका असामयिक स्वर्गारोहण, उसे मैं उस कार्य कर नहीं पाया। और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि जब मौका मिलेगा तो मैं उस कार्य को करके दिखाऊंगा कि नेताजी की संपत्ति अभी भी कहाँ कहाँ मौजूद है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है उनके बारे में देखना। नेताजी की एक स्किल और थी, इसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल, मैनेजमेंट स्किल। जी नेताजी कहा गया, उनका गांधी ने विरोध किया, नेहरू जी ने भी कई बार उनका विरोध किया, लेकिन नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू का देहावसान हुआ था स्विट्जरलैंड में 28 फरवरी 1936। तो उनकी सहयोग के लिए सबसे पहले नेताजी ही पहुँचे थे और सुभाष चंद्र बोस ने ही जाकर पंडित नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के साथ कमला नेहरू का संस्कार किया। और जब अस्पताल में थी रोजानो नामक शहर में, तो उनकी चिकित्सा परिचर्या का भी पूरा बंदोबस्त किया। वहीं से वो चले गए ऑस्ट्रिया, वहाँ से वो लेकर आए एमरी शैंके जो बनी की सेक्रेटरी, और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जो उन्हें लिखी थी, अपनी पुस्तक लिखी थी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उस पुस्तक को एमरी शैंके ने टाइप किया था। अंग्रेजों ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया। तो अंग्रेजों के जब्त करने के बाद एमरी शैंके ने पुस्तक की कार्बन कॉपी निकाल कर दी और उसको अब दोबारा प्रकाशित करवाया। उसी बात के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और एमरी शैंके ने पानी का संस्कार संपन्न किया। वो आयरिश लेडी थी जिनकी पुत्री अनिता बोस अभी भी है, और 1999 में इंदिरा बोस भारत के आई थी। भारत सरकार ने नेताजी को नेताजी को जब मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया, वो तब तो नहीं आ पाई थी, और भारत के प्रति उनकी निष्ठा अभी भी है। और वो चाहती है कि भारतवासी नेताजी के बारे में और भी शोध कार्य करें, गहन शोध कार्य करें। नेताजी के मैनेजमेंट स्किल की बात ये भी थी कि गांधी ने उनका विरोध किया, पर नेताजी के जब आर्मी थी, उस आर्मी के एक ब्रिगेड का नाम था नेहरू ब्रिगेड और एक ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड। तो वो सबको लेकर चले। जय हिंद का नारा उन्होंने दिया एक मुस्लिम से, आबिद अली जाफरानी से, और उनका एक असिस्टेंट था कैप्टन राम सिंह ठाकुरी, जिसने गीत तैयार किया था कदम कदम बढ़ाए जा। ये मुखर गीत था, सिग्नेचर सॉन्ग ऑफ आज़ाद फौज। उसे कंपोज भी राम सिंह ठाकुरी ने किया, और उस गीत को इतना पसंद किया गया कि आज़ाद फौज का पराभव हो गया जापान के पराजय के बाद। सभी को बताया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में एटम बम के प्रहार के बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। तो आज़ाद फौज उसका अपना कुछ कर नहीं पाई, हालांकि वो अंडमान निकोबार तक आ गई थी, और इसीलिए अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण अब किया जा रहा है परमवीर चक्रवर्ती के नाम पर, और सबसे बड़े द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर ही किया गया, क्योंकि अंडमान निकोबार मणिपुर तक उन्होंने आज़ाद फौज का झंडा फहरा दिया था नेताजी ने। तो राम सिंह ठाकुरी वीर थे और उन्हें लाल किले में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन गांधी जी और आज के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे दिल्ली पहुँचे और उन्हें सम्मान दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसका जनगण मन गाया गया। तुरंत पश्चात राम सिंह ठाकुर से कदम कदम बढ़ाया गया भी गवाया गया और उनको सम्मान दिया गया। तो ये नेताजी का सम्मान था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्ति के एकदम बाद उनके आज़ाद फौज के गीत का पुनर्गायन किया गया। लेकिन अब वो राम सिंह ठाकुर कहाँ, उनके वंशज कहाँ हैं? नेताजी के 3 सहयोगी थे, शाहनवाज, ढिल्लों और भोसले, उन तीनों का वंशज कहाँ है? अब लोग उनको भुला गए। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो मिसेस सहगल इंचार्ज थी,
और वो कहाँ है, लोगों ने उनको बुला दिया। हमारा कर्तव्य है कि अब हम उन खोए हुए नामों को पुनः याद करें, उनको वंशजों को तलाश करें। जब महात्मा गांधी के वंशजों को भूल गए, बहुत कम लोग पता है गांधी के चारों पुत्रों के नाम, उनके पुत्रों के नाम सब आए, जबकि वो पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए या राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए, लोग भुला चुके हैं उनको। तो इस परंपरा को तोड़ा जाए, भुलाने की परंपरा को तोड़ा जाए। नेताजी के परिवार दिनों को याद किया जाए। नेताजी अकेले नहीं थे, 9 भाई बहन, उनके शेष 8 भाई बहन कहाँ हैं, उनके परिवार कहाँ हैं। हम उनके प्रति अपने सम्मान ज्ञापित करें। हम बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म का जो मुखर ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर श्री कृष्णा यत्र पाठो धोधरे तत्र विजय श्री विजय नीतिर्मति मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुष अर्जुन है, वहाँ नीति, समृद्धि, बुद्धि नित्य रहेंगे। पर अर्जुन का मंदिर कहाँ है? अमिताभ बच्चन का मंदिर तो है ना? अर्जुन का मंदिर कहाँ है? तो हमारे विसंगति क्यों है? विसंगति, हम उस विसंगति को समाप्त करें। और परमवीर चक्र विजेताओं में ऐसे और कई नाम हैं जिनके नाम पर भी दीपों का नाम रखने चाहिए। उस लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। इसमें आप, क्योंकि आप सब वो हैं जिन्होंने, आप में से कईयों ने गोलियां खाई, आप में से अधिकांश ने उन युद्धों में भाग लिया है। जैसा अभी बता रहे थे हमारे परम मित्र कुलदीप सिंह कि सैनिक पेट के बल लड़ता है, उसे भी सामान चाहिए, रसद चाहिए, उसके हथियारों को भी गोलियां चाहिए। तो उन सब को करने वाले जो हमारे बीच में मौजूद हैं, आप सबके सम्मान जाहिर करने के साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन परमवीर चक्र विजेताओं में और नाम दिए जिनके नाम पर कई जगह का नामकरण होना चाहिए। आप सबके प्रति मैं सम्मान ज्ञापित करूँगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा कि आप लोग देश की सेवा कर रहे थे, आप सबके परिवार थे। यहाँ जो मुझे आमंत्रित किया खालिद साहब, सबके परिवार। कोटा के बारे में थोड़ा सर, कोटा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान आपने जो बात कही है उसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि स्वयं